हेलो फ्रेंड्स, ये ऑप्टिक्स का 5th पार्ट है और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको हाइगन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड 2 लेक्चर दिए हैं जिसमें मैंने आपको हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से समझाया है। साथ में रिफ्लेक्शन को कैसे उन्होंने अपने वेवफ्रंट के मॉडल से समझाया। रिफ्रैक्शन को पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा वेवफ्रंट के थ्रू, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को कैसे उन्होंने प्रूव किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग लेंसेज के थ्रू किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, इसको हाइगन्स ने अपने प्रिंसिपल या वेवफ्रंट वाले मेथड से किस तरह एक्सप्लेन किया उसको समझेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो किसी भी तरह का स्फेरिकल टाइप का सरफेस होगा तो आप आसानी से वेवफ्रंट को कंस्ट्रक्ट करके किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा उसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको पता है कि लेंसेज के थ्रू जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे। तो हम इसमें क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस बहुत थिन लेना चाहिए हमें, ठीक है, तभी इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं तो कई तरह के एब्रेशंस आ जाते हैं उसमें जितना ये ठीक होगा। अब मुझे तो थोड़ा सा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये हम बहुत थिन लेते हैं जिससे किसी भी तरह का एब्रेशन ना आए। लेकिन और भी एब्रेशंस आ जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं कि आप 2 लेंस को कनेक्ट करते हैं, तो वो सब आपने पढ़ा हुआ है। अभी हम सिर्फ हाइगन्स की थ्योरी को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट सोर्स है उसमें से वेव्स निकलती हैं। ठीक है, हाइगन्स ने यही तो प्रपोज किया था। हाइगन्स की थ्योरी वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए थी और जो कि बहुत ही हेल्पफुल थी लाइट के वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। आज हम ये तो जानते हैं कि लाइट का दोनों तरह का कैरेक्टर है, वेव का और पार्टिकल का, दोनों तरह का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह के मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हाइगन्स ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी पॉइंट सोर्स है उससे क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और ईथर के पार्टिकल के थ्रू उन्होंने कहा था कि लाइट प्रोपेगेट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ईथर मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन जो उन्होंने अपने प्रिंसिपल में कहा था हमें तो वो एज इट इज उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा ना, अगर प्रिंसिपल आप स्टडी कर रहे हैं। तो लाइट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, प्रूव हो चुका है, जिसे प्रोपेगेट होने के लिए किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हाइगन्स ने अपना प्रिंसिपल दिया था और बताया था कि लाइट का वेव कैरेक्टर है, तब तक वेव किसी मीडियम में ही प्रोपेगेट होती थी। तो उन्होंने ये बताया था पॉइंट सोर्स से डिस्टरबेंस होता है, ईथर के पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स को आप कनेक्ट कर देते हो, उससे वेवफ्रंट जनरेट होता है और इस वेवफ्रंट के हर पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं और सेकेंडरी एमिशन करते हैं। टी टाइम बाद अगर आपने v/t रेडियस के अगर सर्कल बनाए हैं तो उनकी टेंजेंट आपका सेकेंडरी वेवफ्रंट का वैल्यू बताएगा और जो उनकी नॉर्मल है वो लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को बताएगी। ये सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी हम ध्यान रखना है, ये सारी बात जो हमने कही है ये होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए कही है। इस टॉपिक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर मीडियम होमोजीनियस नहीं है, इन होमोजीनियस मीडियम में जो लाइट प्रोपेगेट होगी वो किस तरह से होगी। ठीक है, पहले ये वाला हम डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए, मान लिया ये लेंस है, इसका आपने ये पॉइंट L और ये पॉइंट M कंसीडर किया है और यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स O है। तो आप ये कंसीडर करके चलिए कि F से ये दूर है। ठीक है, ये कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ पे से लाइट एमिट होगी। एक्चुअली ये सोर्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेजेस के थ्रू देखनी है, लेकिन आपको पता है कि ये कब दिखाई देगा, जब इस पे लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो एक तरह से ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, लाइट गई और जब इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आई के ऊपर पड़ती है तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो अब ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स, और इसमें से ये ईथर के मीडियम जो पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करने लगे, सेम फेज वालों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो आपके स्फीयर जनरेट हो गए हैं। ये
ठीक है। जब तक ये अगर ये बहुत दूर होता पॉइंट तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट आपका यहाँ मिलता। मैंने आपको ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि जैसे जैसे दूर होगा, अगर इस पे रिफ्रैक्ट होना है ना इस सरफेस पे, तो अगर ऑब्जेक्ट आपकी दूर है तो स्फीयर का साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो आप मान के चलेंगे कि ये एक प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है। लेकिन क्योंकि ये इसके पास ही है तो एक स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट ही यहाँ पे इंसिडेंट होगा। समझ रहे हैं आप? तो हमने कहा कि मान लिया ये लेंस को ए पॉइंट पे टच करता है और ये पॉइंट आपका बी है मान लिया, और ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को आपने मान लिया ये पी, इसको क्यू। ठीक है। अब आपने कहा कि देखिए अब इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने मन में ही आपको कंसीडर करना है। तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इससे टच हुआ। आपको ये भी पता है कि इस मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, और आपको ये भी पता है कि इस जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगी। आपको पता है म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सी के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसे आपने एयर कंसीडर किया है या रेयर मीडियम आप भी मान सकते हैं, और ये आपका डेंसर मीडियम है। तो आपको पता है कि C की वैल्यू V से तो ज्यादा होगी, दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन 1। ओके तो हमने कहा है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लेंस है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये डेंस मीडियम है। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये वाला सेकेंडरी एमिशन होगा ना, जैसे ही वेव फ्रंट के हर पार्टिकल वेव एसोसिएट करने लगेंगे, सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा हम t टाइम बाद लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव मिलेगी, इतने में यहाँ से सेकेंडरी एमिशन होगा, लाइट गई और यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि तो इनको एयर में ट्रेवल करना है, इस पॉइंट्स को एयर में ट्रेवल करना है और यहाँ पे इसको इस मीडियम में ट्रेवल करना है। तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इसी तरीके से यहाँ होगा, तो यहाँ से जो पॉइंट है वो ऐसे जाएंगे और ऐसे। तो अगर हम इन सब की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। क्लियर है? तो आपका जो रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होगा, अगर मीडियम इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, इन होमोजीनियस मीडियम की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सेम उसकी बात कर रहे हैं मीडियम की, और ये मीडियम आपका लेंस जो है वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए RS एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा, लेकिन ये कन्वर्जेंट टाइप का होगा, ये कन्वर्ज हो रहा होगा O की तरफ। अगर आप इसे देखें तो इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और इस पॉइंट पे जाके I पॉइंट पे इसकी रेडियस स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो रेडियस है वो कम होती चली जा रही है, और I पॉइंट पे जाके ये यहाँ पे इमेज बना देगा इस ऑब्जेक्ट O की। इतना क्लियर है? इसके बाद हम देख रहे हैं कि मान लिया यहाँ P से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया E और यहाँ से F। ठीक है। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इनकी जो लेंथ है वो y हो जाएगी मान लिया। देखिए अभी हमने इतना पता लगा लिया है कि किस तरह से हाइगेंस के प्रिंसिपल से आपने वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इन होमोजीनियस मीडियम के अंदर। अब हमने कहा कि ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा था और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्केव लेंस होता तो क्या होता, आप खुद ही देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ होता और इसके ऊपर इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लिया इस तरह का होता। यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू यहाँ। तो यहाँ से ये जल्दी आ जाता और यहाँ से देर से आता, तो ये वाला टाइप का होता। ये पॉइंट यहाँ मिलते और ये पॉइंट यहाँ मिलते, तो आपका जो वेव फ्रंट होता वो इस तरह का होता। ठीक है, तो वो वेव फ्रंट आपका, तो आपको पता ही है कि डाइवर्ज होता ना, तो डाइवर्ज होने की वजह से ये रियल इमेज ना बना पाता। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आपको बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जब ये कन्वर्ज होता जा रहा है आई पॉइंट की तरफ, तो आई पॉइंट पे रियल इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस से, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से इधर रखी हुई है। ये ओ है, वो आई है। अब आपने ये y और y परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसमें आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। देखिए आपने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये वाला मिडिल पॉइंट इसका C कंसीडर कर लीजिए। ठीक है,
तो हमें कहा है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, PL प्लस LR इज इक्वल टू EC प्लस CF। ये तो आपको क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी यहाँ तक। अब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, P से R तक जाने में जो टाइम लगा और A से B तक जाने में जो टाइम लगा वो सेम है। तो स्पीड यहाँ पे मान लिया V1 है और यहाँ पे V2 है। अगर आप इसको एयर भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एयर में स्पीड, वैक्यूम में C होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एयर में मान लिया V1 है और इसमें लेंस के थ्रू V2 है। तो हमें पता है कि PL प्लस R डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जितना टाइम लगा इज इक्वल टू A टू B जितना टाइम लगा AB अपॉन V2, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, PL प्लस R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 AB। और देखिए V1 अपॉन V2 को आप क्या लिखते हैं, म्यू, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था C अपॉन V, C क्या है, वैक्यूम में वेलोसिटी है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी मीडियम लिया है, एयर लिया है, उसमें वेलोसिटी मान लिया V1 है और इसमें लेंस में वेलोसिटी V2 है, इसीलिए हम यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस AB इससे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने क्या किया, PL प्लस LR, यहाँ पे PL प्लस LR किसके इक्वल है, EC प्लस CF। ये आपका म्यू इंटू AB के इक्वल होगा। देखिए यहाँ तक आ गया, EC प्लस CF इज इक्वल टू म्यू इंटू AB। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप लिख सकते हैं EA प्लस AB प्लस BF इज इक्वल टू म्यू इंटू AB, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस इतनी और इतनी थी, ठीक है, या हमने इतना प्लस इतना प्लस इतना कर दिया तो एक ही बात रहेगी। तो EA प्लस BF इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ऑफ AB, इधर ले गए ना तो AB के इक्वल आएगी। तो फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, हम इसमें म्यू माइनस 1 ऑफ AB को हम AC प्लस CB भी कर सकते हैं, ठीक है, AC प्लस CB। तो ये चीज, ये इक्वेशन निकल के आ गई है आपके पास। अब हमें देखना है डिस्टेंस को। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की पोल से, ये आपका सेंटर है ना, इससे जो डिस्टेंस होती है वो होती है U, क्योंकि इधर के साइन सारे आप नेगेटिव लेते हो, उधर के साइन पॉजिटिव लेते हो, इधर के साइन ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव लेते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, साइन कन्वेंशन ऑफ, जब आप लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो साइन कन्वेंशन में आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट साइड के सारे निगेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि C A के पास ही है तो आप A से O के बीच की बात करें, AO होगा आपका माइनस का U, क्योंकि ये आपकी इधर रखी है ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव साइन में। इधर की बात करें तो आपका BI इज इक्वल टू होगा प्लस का V, ठीक है। ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया R1 है, ये इस लेंस, ये जो है लेंस है आपका, इस लेंस को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। ये देखिए, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगी, ये मान लिया R1 है, और इस वाले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इसे मान लिया R2 है, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहां से A से AI इज इक्वल टू होगा माइन प्लस का R1, क्योंकि इधर की साइड पड़ रहा है। ऐसे ही B ऑफ O इज इक्वल टू माइनस का R2, ठीक है। UV R1 R2 आपको पता चल गए। तो अब हम इस इक्वेशन में रख लेंगे। इस इक्वेशन में आपको AE की वैल्यू और BF की वैल्यू नहीं पता है, तो आप सेगिटा थ्योरम लगानी है। सेगिटा थ्योरम अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें उस चीज को सॉल्व करने के लिए सेगिटा को समझना पड़ेगा। आपके पास मान लिया एक सर्किल है, अब सेगिटा होती क्या है, एक उसका सेंटर O है, और आपने एक यहाँ पे कोड ड्रॉ की है, ठीक है।
ये कोड हो गई और इसकी डायमीटर है। इस कोड को परपेंडिकुलर ये ओ यहाँ पे है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मान लिया कोड आपकी 12 लेंथ की थी जो इक्वल पार्ट में L में डिवाइड हो गई है। इस कोड की सर्किल से जो डिस्टेंस या हाइट होती है इसको आप सेगिटा बोलते हो। इसे आप H या S जो भी आप नाम लेना चाहो वो दे सकते हैं। और मान लिया इस सर्किल की जो रेडियस है वो R है, स्मॉल r, तो यहाँ से हम सेगिटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है, ये आपका B कोड है मान लिया, और ये इसका CD है और सेंटर O है, और ये आपका M पॉइंट है जिसपे क्रॉस कर रही है। तब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री M इंटू MB इज इक्वल टू होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। दैट मीन्स H सेगिटा की हाइट इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2R, तो 2R माइनस H। ओके, अगर मान लिया ये डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू इस पूरे रेडियस के कंपैरिजन में, तो H बहुत कम होने के कारण क्या होगा, इसे हम 2R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमारा हो जाएगा H इंटू 2R, ये H स्क्वायर हट जाएगा, H ही आपने नेगलेक्ट कर दिया तो ये हट गया यहाँ से, तो 2R बन गया। AM कितना है L, तो L इंटू L, तो आपकी R, आपको सेगिटा की हाइट ही तो निकालनी है, तो एट मीन्स आपको H की वैल्यू निकालनी है, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L स्क्वायर अपॉन 2R। अब यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें रखना है फिगर में, तो उसे रख के करते हैं और निकालते हैं। तो थ्योरम से आपको समझ में आ गया है कि हम इस AE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर हम इसमें रख देंगे। तो देखिए AE की वैल्यू कैसे निकाली हमने, AE इज इक्वल टू होगा आपका PE स्क्वायर अपॉन 2AO। ओके, अभी मैंने आपको बता दिया है ये, तो यहाँ से आपको बस वैल्यूज रखनी है। PE की वैल्यू कितनी होगी, अभी आपको मैंने बताया था y है, तो y स्क्वायर अपॉन 2AO की वैल्यू है माइनस का u, तो माइनस का u। ओके, अब हमने कहा अगर हमें BF की वैल्यू निकालनी है, सेम इसी तरीके से निकालेंगे। BF इज इक्वल टू हो जाएगा, BF इज इक्वल टू आपका PRF का स्क्वायर अपॉन 2BI, तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन, ये प्लस का रहेगा तो 2V। ठीक है, अब हमारा है मेन कंसर्न कि AC कैसे निकालेंगे, AC और CB। AC निकालने के लिए आप इस बड़े वाले को करिए, ठीक है, इसकी क्या होगी सेगिटा, ये होगी, और इस पूरे सर्किल की रेडियस कितनी है R1 है, तो इसीलिए आपका AC इज इक्वल टू होगा, आप समझ रहे हैं ना, इस बड़े सर्किल, ये वेव फ्रंट की बात की थी हमने, अब हम इस लेंस की बात कर रहे हैं। इस लेंस के इस वाले कर्व की, इधर वाले की होगी R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये इसकी सेगिटा है जिसकी हाइट बहुत कम है, तो हम AC की वैल्यू निकाल रहे हैं। AC इज इक्वल टू ऐसी होगी y स्क्वायर अपॉन 2R1, R1 आपका पॉजिटिव है, और ऐसे ही अगर CB निकालना है तो वो इधर वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा, तो CB इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन माइनस का 2R2। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, इन वैल्यूज को आपने इसमें रखा, तो y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2u प्लस y स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2R1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2R2। ठीक है, और इसके साथ आएगा म्यू माइनस 1। तो फ्रेंड्स इसको हमने सॉल्व किया, y सारा चला गया इसमें से, तो ये 1, तो अगर इसे आप सॉल्व करें 2 भी चला गया, तो क्या आएगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। तो हाइगेंस ने अपने वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से लेंसेज के लिए फार्मूला ड्राइव करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट आपकी बहुत दूर है, तो इस तक पहुंचने वाला वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। उस कंडीशन में u की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी और v की वैल्यू हो जाएगी f। तब यहाँ पे आपने 1/f रखा और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फोकल लेंथ के लिए 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, किस कंडीशन में, जब
u की ऑब्जेक्ट आपकी बहुत दूर होगी। तो इस तरह से हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल से लेंसेज, कोई भी लेंस है, मैंने आपको बताया, अगर आपका कॉनकेव टाइप का लेंस है तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल टाइप की तो भी आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियम आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। उसमें क्या होता है, वेलोसिटी सब पार्टिकल की सेम होती है, तो उसके हिसाब से आप रेडियस ड्रॉ करके किस तरह का आपका वेव फ्रंट होगा उसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपका जो मीडियम है वो होमोजीनियस नहीं होगा, दैट मीन्स इनहोमोजीनियस मीडियम की। देखिए अब हम बात कर रहे हैं अगर मीडियम इनहोमोजीनियस है तो क्या होगा। होमोजीनियस की तो बात कर ली है, तो इनहोमोजीनियस मीडियम में जैसे 3 डायमेंशन है एक्स वाई जेड एक्सेस, तो तीनों डायरेक्शन में आपकी जो लाइट की स्पीड है वो सेम नहीं रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। डेंसिटी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जैसे जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन बढ़ती जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इनहोमोजीनियस मीडियम लिया है जिसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन है, एन डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी उन डायरेक्शन में। तो आपने कहा कि मान लिया कोई एक सोर्स है और इसमें से सेम फेज वाले वेव फ्रंट से जो वाइब्रेटिंग जो आपके मीडियम के पार्टिकल हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनसे जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं वो ऐसे निकल रहे हैं, और ये एक मीडियम है। ठीक है, इस मीडियम के ऊपर मान लिया प्लेन टाइप का वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। अब प्लेन टाइप का वेव फ्रंट इंसिडेंट तो हो गया क्योंकि ये सोर्स दूर था। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा, ये डायरेक्शन आपने मान लिया जेड है और ये डायरेक्शन मान लिया एक्स है। जेड डायरेक्शन में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लेकिन एक्स और वाई जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें चेंज हो रहा है। तो आप खुद देखिए कि इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि एन डिक्रीज हो रहा है। तो मान लिया वेव फ्रंट आपका A1 B1 है और ये सारा वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेंगे। तो मान लिया A1 की बात करें, A1 आपका इस जगह पहुंच जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, इस तरह से। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा है। टी टाइम बाद आपने क्या किया, टी टाइम बाद वी वेलोसिटी जो भी है v इंटू टी के इक्वल एक आर्क ड्रॉ की, और जेड डायरेक्शन की बात करें तो वो वेलोसिटी कम है, और अगर इसकी बात करें तो ये वेलोसिटी ज़्यादा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप ये देख रहे हो ये थोड़ा आगे है, ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा आगे है, तो आपको एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो वो वेव फ्रंट ऐसा जो इन तीनों को टच करे तो वो आपका इस तरह का वेव फ्रंट होगा। समझ रहे हैं आप, प्लेन आपकी वेव थी और वेव फ्रंट कैसा आया, स्फेरिकल टाइप का। थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, ये थोड़ा आगे हो जाएगी, ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा आगे है, तो उसके हिसाब से एक कॉमन टेंजेंट आप जो ड्रॉ करोगे वो वेव फ्रंट आपका ऐसा आएगा। और इसकी जो नॉर्मल वाली डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है लाइट के चलने की डायरेक्शन। तो आप ये देख रहे हैं कि लाइट कन्वर्ज होती चली जाएगी इस मीडियम के अंदर। ठीक है, भले ही प्लेन वेव फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आपका प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तब भी आपका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो कैसा होता चला गया, कन्वर्जिंग टाइप का, स्फेरिकल टाइप का, और धीरे धीरे करके ये कन्वर्ज हो जाएगा एक पॉइंट पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। आपने जब रिफ्रैक्शन को पढ़ा था तब कहा था कि अगर कोई भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है, अगर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है तब वो सीधे जाएगा और प्लेन वेव फ्रंट बनेगा अगर मीडियम होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, और रिफ्रैक्ट होके आएगा ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो ये मीडियम है, सेकेंड मीडियम है, ये इनहोमोजीनियस है, तब आपको जो वेव फ्रंट मिलेंगे वो स्फेरिकल कन्वर्जिंग टाइप मिलेंगे। ये कंडीशन मैंने तब बताई है जब आपका जो ये है एन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होती, जैसे जैसे बढ़ते एक्स और वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होती, तो हमारा क्या होता, ये पीछे रहते, ये आगे जाता, ये पीछे रहते, तब आपको जो वेव फ्रंट मिलता वो इस टाइप का मिलता। ठीक है,
डाइवर्जिंग टाइप का वेव फ्रंट मिला। और अगर तीनों डायरेक्शन में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी फिगर बनेगी वो डिपेंड करेगी किस डायरेक्शन में n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। उसी हिसाब से वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट देखेंगे और उनका एक कॉमन टेंजेंट देखेंगे। वो टेंजेंट ही डिसाइड करेगी कि वेव फ्रंट का शेप किस तरह से होगा, लाइट किसी n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में किस तरीके से प्रोपेगेट होगी। अगर इनहोमोजेनियस मीडियम है तो किस तरह से किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो हाइगन्स ने इनहोमोजेनियस मीडियम में भी वेव के प्रोपेगेशन के लिए थ्योरी दी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज़ तो समझा दी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद चेंज हो जाती है। अगर मान लो कोई रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर लाइट n फ्रीक्वेंसी की है, लैम्डा वेवलेंथ की है, तो जब ये इसके अंदर एंटर करती है, अगर ये डेंस मीडियम है तो लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है डेंस मीडियम में, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये लेक्चर इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।